हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। गुड टू सी यू। कैसे हैं भाई? हम्म। बढ़िया। आवाज़ आ रही है मेरी? 3 महीने बाद क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ बिकॉज ब्रेन में हो गया जिसके कारण आईसीयू में था। ओ अभी कैसे हो प्रणय, ठीक हो? चलिए, पिछली क्लास में कहा था कहते बताओ फटाफट जल्दी। आई होप फैजान्स रूल चल रहा था। है ना, फैजान्स रूल चालू हो गया था। हम्म। हम्म। बस कल अपन ने फैजान्स रूल पढ़ा था। और फैजान्स रूल के अंदर हमने ये पढ़ लिया था कि पांचवा फैक्टर होता है टाइप ऑफ कैटायन। इसके बाद अगला हेडिंग आएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब क्या आएगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। हम्म। हाँ, उसके आगे का पॉइंट चल रहा है अभी है। उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये क्या होता है इसको समझ रहे हैं हम। ये आपका 13th ग्रुप होता है, 14th ग्रुप होता है, 15th। अब अगर हम बात करें एक जनरल बात, तो पता है क्या होता है कि जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोला जल्दी बताओ? जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल। जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल, ठीक है, देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, बट in P block, on moving down, lower oxidation state becomes more stable than higher.
ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। ओह, लव यू सर, आपका टेड टॉक देखा, मजा आ गया। ओह वाह, जतिन ने देख लिया भाई, ताली बजाओ जतिन के लिए। हम्म। आ गया आ गया। मैंने भी देखा, विजय सर टेड टॉक ऐसे करके डालते ही आ गया था वो। देखा सब लोगों ने? देखा, देखूं मैं भी देखूं। देखता हूँ कितने लोगों ने देखा अभी, एकदम से बढ़ जाएंगे व्यूज़ तो पता लग जाएगा। नहीं देखा अभी तक। इंस्टा नहीं है, इंस्टा पे नहीं आता, यूट्यूब पे है। टेड टॉक तो यूट्यूब पे आती है भाई। हो गया, लिख लिए, आगे बढ़ते हैं अब। ये क्या बोल रहा है कि वैसे तो क्या सर्च करना है, यूट्यूब पे डालो विशाल जोशी टेडेक्स वीडियो। टेड टॉक। ऐसे डाल दो। वाओ श्रद्धा, थैंक यू श्रद्धा, अमेजिंग, थैंक्स अ लॉट। आगे बढ़े। आगे बढ़े। हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है वो समझना। इधर देखो, ये क्या हुआ उसको रीज़न समझते हैं हम सबसे पहले। अगर मैं थेलियम की बात करूं तो थेलियम का कॉन्फ़िगरेशन 81 होता है, और कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ऐसे होता है। थेलियम, फिर जीनोन, 4f14, 5d10, 6s2, 6p1। तो 4f14, 5d10, 6s2, 6p1। अरे भैया वो हटो। अब आप देखो ध्यान से, तो जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ 4f आ चुका है, यहाँ 5d है, 6s2 है, 6p1 है। दिमाग की बत्ती जलाते हैं हम।
4f अगर आ गया तो 4f आने से न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। 4f आ गया तो आएगा कि नहीं आएगा ये न्यूक्लियस? हो गया? इधर देखो। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये 14 है, 14 प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़े। एफ के 14 बढ़ते ही एफ की शील्डिंग पावर कम होती है, अगर आपको याद हो तो शील्डिंग पावर का जो ऑर्डर था वो एस पी डी और एफ था। तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग की जो पावर होती है एस की होती है, फिर पी की होती है, फिर डी की होती है, फिर एफ की होती है। क्या बोला, जल्दी बताओ। शील्डिंग इफेक्ट मतलब न्यूक्लियस को रोकने की पावर। ठीक है, शील्डिंग मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस को, न्यूक्लियर चार्ज को रोकने की पावर। तो एफ जब आता है तो 14 प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ते हैं, उस 14 प्रोटॉन का न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ करके आगे जा रहा है। 14 प्रोटॉन का न्यूक्लियस का चार्ज जब बढ़ करके आगे जा रहा है तो एफ की शील्डिंग पावर है तो उसे रोक नहीं पाएगा। और अगर ये एफ का, ठीक है ना, शील्डिंग पावर वी के रोक नहीं पाएगा तो डी पे जाएगा, डी भी रोक नहीं पाएगा। जब डी भी नहीं रोक पाएगा तो आप सोचो कहाँ जाएगा वो? एस पे। अब एस और पी में कंपेयर करूं तो भाई साहब एस पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लगेगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज रोकने की पावर ज़्यादा है। किसके रेस्पेक्ट में? पी के रेस्पेक्ट में। दोबारा बोलो। हाँ आदित्य, हमने अभी ड्रेगो रूल नहीं पढ़ाया, हम 12th कक्षा में पढ़ेंगे ये, ठीक है। अब इधर देखो, तो कहाँ लगेगा वो जाके बेटा? एस और पी में कंपेयर करो तो अट्रैक्शन कहाँ ज़्यादा लगेगा, दोनों में कंपेयर करके बताओ। एस और पी में अगर हम अट्रैक्शन की बात करें तो कहाँ ज़्यादा लगेगा? बोलो। हाँ या ना? बोलो। अरे कहाँ ज़्यादा लगेगा? तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या पी में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, बस ये बता दो। तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकालूं या पी में से, तो किस में से आसानी से निकलेगा? सोचो। अगर पी में से निकलूंगा तो थेलियम प्लस बनेगा, और अगर एस में से भी निकालूंगा तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 3 प्लस बनेगा। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। एस में से निकालना आसान नहीं होगा, पी में से निकलेगा इलेक्ट्रॉन आसानी से, तो थेलियम प्लस को बनाना आसान होगा, उसमें एनर्जी कम खर्च होगी। तो एनर्जी अगर रिक्वायर्ड कम होगी तो आपसे पूछेगा इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। आपसे पूछेगा इनमें से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। बोलो। आपसे पूछेगा इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। थेलियम प्लस। इसी तरह से अगर मैं लेड ले लेता हूँ जिसका 82 होता है, 82 मतलब यहाँ 82 तो यहाँ पी में 2 आ जाएगा, लेड में यहाँ 4 आ जाएगा। हम्म। अब बताओ लेड प्लस 2 ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? और अगर मैं बिस्मिथ 83 ले लेता, +3 और ये +5, तो कौन ज़्यादा है? तो ऐसा नहीं लग रहा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हुई है? देखो। ऐसा नहीं लग रहा कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है? देखो। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल, तो रीज़न ये लिखा था अपन ने क्या,
कि जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इन पी ब्लॉक 13 to 15th group, on moving down, lower oxidation state becomes more stable than the higher due to poor shielding effect of 4f subshell. Clear? पुअर शील्डिंग इफेक्ट फॉर सबशेल. ठीक. अब इसी के आगे क्या लिखते हैं हम नोट में, द टेंडेंसी ऑफ, क्या बोला उसने कि द टेंडेंसी ऑफ inertness of ns electron towards bonding, the tendency of inertness of ns electron towards bonding is called inert pair effect. मतलब ये जब s के इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लग रहा होगा, इस पर न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लग रहा होगा, तो क्या होगा, अगर इस पर न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लग रहा होगा लल्ला, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा. अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो बॉन्डिंग में आसानी से जाएगा नहीं, तो आसानी से नहीं जाएगा तो इनर्ट हो रहा है ना बॉन्डिंग के लिए. तो अगर ये बॉन्डिंग के लिए इनर्ट हो रहा है, तो इनर्ट हो रहा है बॉन्डिंग के लिए, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलेंगे ना, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है ये. अगर ये दो इलेक्ट्रॉन है तो इसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाएगा. दो इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा. क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ या ना, क्लियर हुआ भाई. तो द टेंडेंसी of inertness of ns electron towards bonding is called inert pair effect. क्लियर दोस्त. अरे दो इलेक्ट्रॉन एस के है ना, इस दो इलेक्ट्रॉन को पेयर कहा जाता है, पेयर. तो इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है, तो ये बॉन्डिंग में नहीं जाएंगे, बॉन्डिंग में नहीं जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए तो नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट. समझ में आया अक्षत? अक्षत भैया, अक्षत भैया, वेयर आर यू. क्लियर. तो ये स्टेबिलिटी ऑफ आयन समझ में आ गया आपको. अगर मैं यहाँ मरकरी ले लेता तो मरकरी का एटॉमिक नंबर है 80 और ये आपका 2+, तो 80 अगर होता तो यहाँ 6s2 में इलेक्ट्रॉन होते मरकरी के, तो मरकरी के 6s में से निकालना आसान है या मुश्किल है, मरकरी के 6s में से निकालना आसान है कि मुश्किल है. मुश्किल है. तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, मरकरी. क्लियर. हाँ है ना. जतिन मैं नहीं समझ पा रहा आपने क्या लिखा, Y6p आउटर. कहाँ है 6p आउटर, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है आउटर. तो अब एक सवाल पूछूं, मुझे आप ये बताओ कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट. और किसी का अगर रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या बोला दोबारा बताओ. अब मुझे बताना कि यहां पर अगर मैं थेलियम लिखता हूं +3 और उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो क्या वो थेलियम प्लस में जाएगा. +4 को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो क्या वो +2 में जाएगा. बिस्मिथ को +5 है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्या वो बिस्मिथ +3 में जाएगा.
हाँ या ना? जाएगा। अगर वो जाएगा तो इसका अंदर इनका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है तो इसका अंदर ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ या ना? बोलो। तो ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो आज के बाद आप सब समझ जाओगे कि दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये भी समझ जाओगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। आदित्य, आप न्यू स्टूडेंट हैं, तो आप इस टॉपिक से कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका सिर्फ एक लेक्चर का बैकलॉग है ना बेटा, और वो आप करके कवर यहाँ आ सकते हैं। मरकरी वाला दोबारा देखो, मरकरी है 80 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अगर 80 एटॉमिक नंबर है तो 6s2 होगा ना ये। मरकरी है 6s2 होगा, 80 है तो इस दो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो ये मरकरी नहीं बनाएगा ना, मरकरी+2। समझ ही नहीं था भाविक। तो मरकरी और मरकरी+2 में से मरकरी ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो नहीं जाएगा +2 में। भावुक ए भावुका, ए भाईक, भाईक, ए भाईक, भाईक, ए भाई की। समझ में आया? नोट करो इसको, चलो लिखने का टाइम दो। ओके, थैंक यू राजकुमार। थेलियम के ऊपर वाले में लोअर नहीं स्टेबल होगी, क्यों चंद्रेश? क्योंकि वहां 4f नहीं आ रहा है। वो स्टेबल नहीं होगी चंद्रेश, क्योंकि वहां 4f नहीं आ रहा है। लास्ट पेज कौन सा था यार ये? मोहम्मद, आपने जो डाउट पूछा वो 12th में आ जाएगा अभी, इसी में, इस टॉपिक में, है ना? ये लो, लिखा। सुमित, आप 11th का हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी कोर्स में। आप जाके वहाँ पर शुरू से देखो। मेरे को जतिन आपका अभी भी डाउट नहीं समझ में आया बेटा। आगे बढ़े। ये समझ में आया क्लियर सबको? तो एक सवाल पूछूं। सवाल क्या है? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डाई हेलाइड्स। डाई हेलाइड मतलब समझना, दो हेलोजन हो। बताओ। हम्म हम्म डाई हेलाइड समझते हैं आप? डाई हेलाइड का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है।
और अगर +2 है तो इसका मतलब आपको पता है कि नीचे आने पर +2 ज़्यादा स्टेबल होती है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता मैं कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेलाइड्स, क्या बोल देता वो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेलाइड्स। हम्म। हाँ, ये सब फैजान्स रूल का पार्ट है सुखप्रीत। जब हम मना करेंगे ना, जबकि कोर्स खत्म हो गया तब। अब बताओ इसके अंदर, मैं बोल दूंगा फैजान्स खत्म। हाँ जल्दी बोलो। ऑब्वियस सी बात है, टेट्राहेलाइड डाउन द ग्रुप आएगा, कम स्टेबल। ठीक है, अब एक सवाल पूछ रहा है वो कि विच ऑफ द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ। ये कौन है? चिराग, अभी तो बताया था नीचे आने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। चिराग, अभी तो बताया लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे आएगी तो ज़्यादा स्टेबल होगा, यही तो पढ़ाया। और ये जो गोला लगाया था ना, ये गोला इन्हीं को बताया था जो ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। बाकियों में कौन सी ज़्यादा स्टेबल थी? हायर। जैसे ये देखो, जनरली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेबल स्टेबल होती है? हायर। लेकिन आप देखोगे तो इनमें कौन सी हो रही है? लोअर। ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। और अभी अभी बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ये। अगर मैं ऑर्डर पूछूं इसमें, तो ऑर्डर वाइज पूछता तो ऐसे लिखते हैं हम। ऑर्डर वाइज होता तो ये होता ऑर्डर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर। ये आ जाएगा। हाँ या ना बोलो। हम्म। बोल मेरे भाई, बोल बोल बोल, जल्दी जल्दी बोल। हम्म। चलिए, अब सवाल पूछ रहा है, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, वाई? तो उसका रीजन सुनना। देखो, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर आप 12th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे, मैं आपको भी याद कर लो, इसको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है I-, फिर है Br-, फिर Cl-, और फिर F-। तो रिड्यूसिंग पावर जो सबसे ज़्यादा होती है वो I- की होती है, फिर आपकी Br-, की, Cl-, की, F- की होती है। अब आप देखो कि अभी अभी हमने पढ़ा था Pb4+ एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट था।
क्लियर? तो ये इसको रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? ये Pb4 प्लस को किस में लेकर आएगा? Pb+2 में। सर टेस्ट में फजांस रूल आएगा अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बेटा, है ना आयुष? जितना पढ़ा देंगे। क्लियर बेटा? अब आप इधर समझने में प्रयास करें। ठीक है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छे अच्छे सवाल हैं और अगर आपको लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप यहाँ पर स्पैमिंग करके इंटेलिजेंट बनेंगे, तो प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए बेटा। दिस इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टाइम ना। आगे बढ़े। ये ऐसा क्यों हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप बोलोगे रेडॉक्स की वजह से। ये Pb4 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, I- रिड्यूसिंग एजेंट था, जिसकी वजह से Pb+2 और इसमें आ गया। आया ना? सेम सवाल ऐसे कैसे ही होंगे ये, जैसे TlI3 डज नॉट एग्जिस्ट, रीजन सेम होगा। पूछो क्या? वही थेलियम+3 होगा, 3I- रेडॉक्स होगा, प्लस और I2 सेम वही। Bi5 डज नॉट एग्जिस्ट, रीजन क्या होगा? बिस्मिथ+5, 5I- रिड्यूस कर देगा, ये आपका +3 और ये I2। क्लियर? रेडॉक्स रिएक्शन। तो इन सबका रीजन क्या रहा, क्यों ऐसे हुए, ये क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहे? ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन। बोलो क्यों 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 ऐसा हुआ? क्योंकि ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन। बोलो ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर दोस्तों? अब एक बहुत अच्छा सवाल बनेगा, नोट कर लिया? लिख लो पहले, एक बहुत बढ़िया सवाल बताऊंगा अभी, जल्दी करो। कैसे पता चलेगा कौन सा रिड्यूसिंग ऑक्सीजन? सुमित यार प्लीज यार, रिक्वेस्ट है यार, अभी तो सामने लिखा रिड्यूसिंग पावर ऑर्डर मैंने बता दिया, आप लेट आए हो सुमित। लक्ष्य का बैकलॉग हो गया, ओहो। बेटा दिवाली की छुट्टी आएगी, अभी कर लेना। चिराज, अगर आयोडीन की जगह ब्रोमीन होता तो एग्जिस्ट करेंगे वो, है ना? हम्म। हाँ बिल्कुल, अगर मेरे अकॉर्डिंग कोई इस लेक्चर समझ में नहीं आया, दोबारा लेक्चर देखो, अच्छे से आएगा समझ में। शशि भूषण जी का बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे बोलो बच्चे को। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर शुभनंदन, हैप्पी बर्थडे शशि भूषण। बढ़ गए टेड टॉक्स में व्यूज, अरे वाह तनीषा, देखना चालू कर दिया क्या आप लोगों ने? ओह माय गॉड, थैंक यू यार। वायरल कर दो इसको, जितने तुम्हारे ग्रुप से सब में फैला दो, जहां जहां तुम्हारी रीच है वहां तक पहुंचा दो इसको। ठीक है, इट इज रिक्वेस्टेड। हम्म। क्योंकि इसमें बहुत अच्छी चीज बताई है मैंने, फर्स्ट रैंकर के साथ क्या हुआ वो बताया था, और एक जो इंडिया का हाईएस्ट पैकेज लेकर आया था 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, वात्सल्य चौहान, उसकी स्टोरी बताई है इसमें। बहुत जबरदस्त मोटिवेशन मिलेगा तुम्हें लाइफ का, जबरदस्त चीज बताई है इसके अंदर जी, दोनों के बारे में बताया मैंने, स्टोरी ऑफ। ठीक है, किस किस की? बोलो। एक तो वात्सल्य चौहान जिसे इंडिया का हाईएस्ट पैकेज मिला था 1 करोड़ 20 लाख का, और दूसरा चित्रांग भैया जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी उसके लिए। तो उन दोनों की स्टोरी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आप जितना फैलाओगे वो आपको तसल्ली देगा, वो आपको उतना अच्छी फायदा देगा, उतना अच्छा आपको। हम्म। 2016 में आया था, इंडिया का हाईएस्ट पैकेज मिला था। और हाँ, मैंने भी अपनी स्टोरी भी बताई है, 200 रुपये से चालू किया था मैंने। हाँ मैंने, वेरी गुड, एक बच्चा लिख रहा है आपकी स्टोरी भी है 200 रुपये की, यस। पहली कमाई 200 रुपया थी, 200 रुपये कैसे कमाए थे मैंने वो भी लिखा है उसमें।
अरे अच्छे से आवाज़ आ रही है। वो एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या हुआ, अब गुस्सा तो मुझे आ रहा है उसके ऊपर। उसने मेरे को वो कैमरे वाला माइक देना भूल गया और ये वाला माइक पकड़ा दिया, तो आवाज़ गूंज रही है कमरे की। मैंने भी देखी है, अभी बड़ा ख़राब लग रहा है, नहीं तो बाकियों की आवाज़ इतनी क्लियर आ रही है। वो देना ही भूल गया मेरे को, वो वाला माइक होता है ना जो कैमरे वाला होता है, तब इसीलिए तो कह रहा हूँ आप, नहीं तो अब तक तो क्या करें, अब यही आईटी है। कैसे 200 रुपये से यहाँ तक का सफ़र तय किया। हम्म। आज वही 200 रुपये वाला आईआईएम के अंदर जाके लेक्चर दे रहा है, बताओ। आईआईएम डीन के साथ, आईआईएम डायरेक्टर के साथ। क्लास में मोटिवेशन देंगे, अभी पहले कोर्स हो जाए, मैं सोच रहा हूँ, है ना, कोर्स कंटेंट होने से मोटिवेशन अच्छा होता है। कौन से चैनल पे है? चैनल टेड 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 चैनल पे है, और टेड में ये, आप तो यूट्यूब पे डायरेक्ट डाल दो विशाल जोशी टेडेक्स टॉक, दिख जाएगा। वाह शिवांश वाह। आगे बढ़े। थैंक यू। वाह रजत, 500 व्यूज हो गया, अरे वाह, थैंक यू, ताली बजाओ भाई के लिए। लिख दिया ना ये रहा, विशाल जोशी टेडेक्स टॉक डालो। दिवाली पर छुट्टी कितने दिन मिलेगी? आ जाएगा अपडेट। ये लिखा हुआ, सब लोग देखो फटाफट से, और देखो इसको। अगर आपको जानना है कि 200 रुपये से सफ़र चल के आज यहाँ तक कैसे पहुँचा, टाइटल ये होना चाहिए था यार, तब ज़्यादा अच्छा होता है ना, कि 200 रुपये पढ़ाने वाला कैसे आज आईआईएम के अंदर लेक्चर दे रहा है। हम्म। सही है ना। मेरा आईओसी ख़राब हो चुका है, प्लीज़ कुछ बताइए। क्या बताऊँ, बताओ। हाँ सुमित। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन तो बढ़िया वाला, एकदम मजा धमाकेदार, एकदम धूम मचा देगा वो। धूम मचा दे। ये मच गया। कि TL i3 हजारों से एक, आवाज अच्छी नहीं है, मैंने बताया ना, उसका माइक खराब था यार, बड़ा गंदा लग रहा है मुझे भी। TL i3 एग्जिस्ट विद I3 माइनस, ये स्टेटमेंट पूछा है, ट्रू और फॉल्स बताओ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ओनली 200 रुपये से, जी 200 रुपये से ही होता है जीवन तो। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे ही बिना संघर्ष किए क्या सफलता मिल जाती है? बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, और सोना भी जब तक नहीं तपता वो कुंदन नहीं बनता। हम्म। और हमारे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। हमारे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। हमारे हौसलों की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे सारा आसमान बाकी है। समझे? ओ माय गॉड, डू यू हैव बॉडीगार्ड? नो भाई नो। अभिजीत कैसी बात कर रहे हो? तो आंसर देखो क्या आएगा, मजेदार। I3 माइनस
अगर हो तो थेलियम पर +1 चार्ज होगा, इस पर I3 पर -1 चार्ज होगा, और ये आपका जो है +1 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इसलिए ये दोनों मिल जाएंगे और एग्जिस्ट करेगा। तो आंसर आएगा यस, ट्रू। TL I3 एग्जिस्ट करेगा I3- के साथ। हम्म। क्लियर। सक्सेस का स्वाद कैसा लगा? अभी सक्सेस आई कहाँ है भौमिक? वो कहते हैं ना कि न थके हैं पैर कभी न हिम्मत हारी है, न थके हैं पैर कभी न हिम्मत हारी है, और हौसला है कुछ कर गुजरने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। सक्सेस का स्वाद कहाँ हुआ? अभी सक्सेस तो चल रहा है बे, सक्सेस कहाँ मिला अभी? तो अभी तो बस, समझ रहे हो ना क्या बोला मैंने? सफर जारी है। आगे बढ़े। आगे बढ़े भाई। ये वाले सारे सवाल आप कर सकते हैं। इस तरह से जो छोटे छोटे सवाल आएंगे आई होप आप कर देंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि कौन एग्जिस्ट कर रहा है कौन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आप बता दोगे? ठीक है, यहां पर सवाल में स्पेसिफिक रहेगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, TL I3 के लिए, क्योंकि TL I3 एग्जिस्ट विद I3-। ठीक है, तो I3- लिखते ही आप समझ जाओगे एक माइनस है और यहाँ पर अब +1 है, तो TL I3 बनेगा। क्लियर? चलो। एक सवाल मेरे मन में आता है बार बार कि जैसे SN है, SN+2 और SN+4 हो तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा बताओ? देख के बताओ, SN+2 और SN+4 में कौन ज्यादा स्टेबल है? बोलो। ये गड़बड़ हो गई, +2। देखो इधर ध्यान से देखो, आप गड़बड़ कर रहे हो फिर से। यहां पर अगर आप देखोगे तो टिन में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, लोअर वाली तो सिर्फ इनकी होती है, लेड, बिस्मिथ और हेलियम की। तो टिन की कौन सी ज्यादा स्टेबल है? +4। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहेगा? ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि HgCl2 एंड SnCl2 डू नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, एक्सप्लेन वाई। क्वेश्चन क्या है बताओ? HgCl2 और SnCl2 डू नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, वाई? तो उसका रीजन सुनना। HgCl2 लिखते हैं मतलब Hg+2, SnCl2 लिखते हैं मतलब Sn+2। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? Hg2+2 और ये दूसरा Sn2+2। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, क्या हुआ? ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट अभी बताया मैंने, मरकरी के केस में अभी बताया कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दोनों अगर रिड्यूस रिएक्ट करेंगे, तो दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये Hg में आएगा और वो +4 में जाना चाहेगा। तो इसलिए ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं रुक सकते। दोबारा बोलो, क्या हुआ? ये दोनों कभी भी
एक साथ नहीं रुक सकते। दोबारा बोलो, क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने। ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक आपका रिड्यूसिंग एजेंट है ना। अब एक बच्चा लिख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये सर I3 माइनस वाला समझ नहीं आया। देखो भाई, पिछला वाला क्वेश्चन जो था उसमें लिखा था TlI3 डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब TlI3 लिखा होता है तो ये I जो है ना वो I माइनस है लल्ला, तो ये तीन I माइनस होंगे तो इस पर +3 आएगा। और जब I3 माइनस लिखा है लल्ला, तो I3 माइनस जो होगा उसमें थीलियम +1 आएगा। लल्लो, समझ में आ रहा तुमको? हम्म। आहा, देखो देखो, वाह, कितना प्यार से लिखते हो वे। हैं, वो गाना याद आ जाता है तुमको सुनते हैं तो ये। हैं, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। इसकी बजाय ये वाले गाओ अब। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। समझे? हम्म। क्या लिखा उसने कि आपको गाने का याद आ गया? तो नहीं बता सकता ना। मैं, दो दिल मतलब था एक आपका दिल और एक IIT का दिल, दोनों दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। अगर ये सवाल समझ में आ गए तो, नहीं समझे बात को? अगर ये सवाल समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका दिल IIT के साथ मैच कर रहा है ना, मिल रहा है। तो गाना समझ में आया, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। समझे? क्लियर दोस्तों? आगे बढ़े। या हम्म। दिल टूटा हुआ है सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ओ माय गॉड, दिल टूटा हुआ है। एक बार SRK की वजह। वाह, ये पे मिमिक्री करा रहे हो क्या? हैं? दूसरे गाने का मतलब बता दीजिए। दूसरे गाने का मतलब सिंपल सा था कि जिनका दिल नहीं मिल रहा है वो गा रहे हैं बजरंगबली के लिए कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। अर्थ कि जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो बजरंगबली से प्रार्थना करो, क्योंकि उनके लिए कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। तो आपकी दिल को IIT से मिलाने का प्रयास करेंगे वो। समझे? हम्म। सर एक बार आप अपना फेवरेट सॉन्ग गा दो। फेवरेट सॉन्ग गा दो। नहीं यार, छोड़ो। राजकुमार कह रहा है, कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं कि हाँ सर एक बार अपना फेवरेट सॉन्ग गा दो। उत्तरी इतने सारे बच्चे। अबे बाद में तुम ही लिखोगे टीचर पढ़ाता नहीं है, गाने गाता रहता है, क्लास छोड़ दो इसकी। तो फीडबैक तुम ही खराब करते हो। तुम जैसे लोग ये जो फीडबैक खराब करते हो, सबसे पहले तो तुम कहते हो गाना गाओ, फिर तुम ही कहते हो ये टाइम पास कर रहे हैं, ये पढ़ा नहीं रहे हैं, ये आपका जो है वो गाना गा रहे हैं क्लास में। मुझे मालूम है। बाप रे, इतने सारे बच्चे, गा दो गा दो गा दो। इतना अच्छा सवाल कराया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम्म। हाई फीडबैक है हमारी तरफ से, आप तो गा दो सर। चलो गा देता हूँ। ताली जरूर बजाना और हंसेगा कोई नहीं, समझ गए? पक्का प्रॉमिस करो।
गा रहा हूं मैं, हंसेगा कोई नहीं। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी, कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो ये आपका हो गया। अब आएगा एप्लीकेशंस ऑफ फेजांस रूल। उत्तरी, थैंक यू। इतनी सारी तालियां, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा बे। हैं? और गजब। सब ये शूट पर अपलोड होगा, अरे वाह, थैंक यू। सर अब डांस भी कर दो, थैंक यू राजकुमार, थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब तुम मजाक उड़ा रहे थे मेरा, समझ गया मैं। हम्म। भाई अपना, अपना तो एक ही फंडा है। पूछो क्या। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। समझे? तो मस्त होके जिया करो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और पढ़ते रहो बस। समझ रहे? क्योंकि जिंदगी में हंसते हुए जीना चाहिए। क्लियर? अब ये एप्लीकेशन ऑफ फेजांस रूल में सबसे पहला एप्लीकेशन आएगा थर्मल स्टेबिलिटी। और थर्मल स्टेबिलिटी की जब बात आती है भाई, तो इसका मतलब होता है हीट करने पे तोड़ दो। क्या बोला? थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट करने पे तोड़ दो। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या है? हीट करने पे तोड़ दो। भूमि जी कह रही हैं कि रियली आप बहुत अच्छा गाते हैं। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मॉडेस्ट ऑफ यू भूमि, थैंक्स वेरी मच। आगे बढ़े। अब जब भी हम आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, उसको करने के लिए हमारे पास दो तरह के एनायंस आएंगे। पहला होगा पॉली एटॉमिक, दूसरा होगा मोनो एटॉमिक। पॉली एटॉमिक लाइक होते हैं जैसे कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, ऐसे वाले। और मोनो एटॉमिक मतलब जैसे O-2F-N-3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो पहली पढ़ रहे हैं हम थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड हैविंग पॉलीएटॉमिक एनायन। ठीक है, पॉलीएटॉमिक एनायन का एक एग्जांपल लेते हुए चल रहे हैं हम, कार्बोनेट। क्लियर? अब इसमें फर्क क्या पड़ता है जल्दी बताना। ये मेटल पर +2 चार्ज है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा अपनी ओर। फेजांस रूल, कैटायन जब एनायन के कांटेक्ट में आएगा तो वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा।
तो इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचना शुरू कर दिया। सोचो क्या हुआ, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी अगर, तो ये ऑक्सीजन इस वाले से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी तो इधर खींचना शुरू करेगा, जैसे ही इधर खींचेगा तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, और अगर ये बॉन्ड वीक हो जाएगा तो हीटिंग पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, और टूट करके क्या बनाएगा, मेटल प्लस ऑक्साइड। अब दिमाग बताओ कि मेटल की पोलराइजिंग पावर अगर बढ़ने लग जाए तो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा। अगर इसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ने लग जाए तो वो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा तो ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएगा। ये अपनी ओर खींचने लगेगा तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर पाई पाई मतलब पोलराइजिंग पावर अगर बढ़े तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड हैविंग पॉली एटॉमिक एनायन डिक्रीज होगा। तो ये आ जाएगा। क्लियर? सर मैंने लेट बैच लिया है, मेरी अगर आज से स्टार्ट करूंगा तो मेरी रैंक आ पाएगी। अरे तुम 11th में हो, आराम से आएगी, जब तक चाहोगे तब तक आएगी अच्छे से। ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया कि अगर फाई बढ़े तो थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक कंपाउंड जो है वो घटने लग जाएगी। ठीक है। पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है, ये वाले आयन्स जिसमें दो एटम से ज़्यादा एटम, देखो दो से ज़्यादा एटम दिख रहे हैं ना, 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन 4 एटम है पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब एक ही एटम है आयन्स में। नहीं समझ में आया भाई? हम्म, बोलो। तो अगर ये आ गया समझ में तो इसका मतलब मैं की पॉइंट बना देता हूँ आपके, और वो की पॉइंट क्या है देखना जरा, मज़ेदार है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और इधर आएंगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो फाई मतलब होता था चार्ज अपॉन साइज। साइज बढ़ेगा तो फाई घटेगा, और अगर फाई घट रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉली एटॉमिक बढ़ रही है। तो की पॉइंट बन गया नहीं बन गया? पोलराइजेशन एग्जैक्टली क्या है इसके लिए पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा देव आपको, है ना। तो इसका मतलब ये निकल गया कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो नीचे वालों की ज़्यादा होगी। हाँ है ना। तो अगर आप देखो कुछ भी नहीं आपको पढ़ाया लेकिन फिर भी आपको सारी थर्मल स्टेबिलिटी याद आ गई, कैसे? देखो इधर ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, तो Li2CO3 से लेके CS2CO3 बताओ, BCO3 से लेकर के BaCO3, Li2SO4 से लेके CS2SO4, BaSO4 से लेके BaSO4, LiNO3 से लेकर के CSNO3, BeNO3 से लेकर के BaNO3, NSCO3 से लेके CSH3, BeHCO3 से लेके BaHCO3। इनके ऑर्डर आपको बता रहे हैं मुझे थर्मल स्टेबिलिटी के, जल्दी बताओ। हम्म,
हाँ, आयनिक कंपाउंड कभी नहीं टूटेगा, कोवेलेंट ही टूटेगा यमन। ऑर्डर क्या आएगा, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज आएगी। देखो आप सब, आपको अपने आप ही आ गया। कोई डाउट, राइट वाला ज़्यादा स्टेबल। की पॉइंट लगाओ, आंसर पाओ, खटाखट स्टेबिलिटी लल्ला। कैसे मजा देगा हल्ला। बोल। ये ले, नोट कर इसको। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स। कोई डाउट। थैंक यू गोविंद, थैंक यू वेरी मच। अपनी कक्षा से फीडबैक के लिए कॉल आया था, मैंने फेवरेट टीचर पूछा, मैंने आपका नाम बता दिया। ओ माय गॉड, थैंक यू वेरी मच गोविंद, थैंक यू। ताली बजाओ भाई गोविंद भैया के लिए। कॉपी। देखो ऑर्डर समझ में नहीं आया उनको तो वापस से देख लो, ये मेटल है, इसके पास से +2 चार्ज है, इससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा ऑक्सीजन के। तो अगर मेटल इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा। और अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, बॉन्ड वीक होगा। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा हीटिंग पे, तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 बन गया। इसका मतलब ये निकला कि इसकी जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज़्यादा इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को वो खींचेगा। और जितना ज़्यादा इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को वो खींचेगा उतना जल्दी बॉन्ड टूटेगा। और जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना ये कम स्टेबल होगा। तो फाई जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी घटेगी। यहाँ तक ठीक है। आया ना। अब उधर आओ। ऊपर से नीचे अगर आते हैं तो क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर बताओ। ऊपर से नीचे आने पर तो फाई घट रहा है। फाई अगर घटेगा तो थर्मोस्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो लिथियम और सीजियम में से देखोगे तो स्टेबिलिटी सीजियम की ज़्यादा आएगी। समझ में आ रहा है ये। ठीक है। अब चलो अगला देखो। अब आएगा हीटिंग इफेक्ट, समझते हैं। हीटिंग इफेक्ट में आप मुझे बताओ, अगर मेटल कार्बोनेट हो तो उसे हीट करने पर क्या बनेगा वो। मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 क्या बनेगा। बोलो। लास्ट स्लाइड नोट नहीं कर पाया। ये ले।
हो गया। अब मुझे बताओ कि मेटल कार्बोनेट को हीट कर रहे थे, ऑक्साइड प्लस CO2 बन रहा है ना। अब कैसे बन रहा है उसको वापस देख लो एक बार। ये आपका मेटल कैटायन था, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, तो इसके साथ मेटल ऑक्साइड गया और बाकी गैस CO2 निकल गई। क्या हुआ जल्दी बताओ। मेटल ऑक्साइड गया और CO2 बाहर निकल गई। बोलो, मेटल ऑक्साइड गया और CO2 बाहर निकल गई। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब पॉली एटॉमिक एनायन में से एक ऑक्सीजन मेटल लेकर जा रहा है, तो एक ऑक्सीजन मेटल को दे दो और बाकी ऑक्सीजन वाली गैस निकल रही है, तो की पॉइंट बन गया। कार्बोनेट में अगर देखोगे तो क्या होगा, 3 ऑक्सीजन थी, एक ऑक्सीजन मेटल को दी, 2 ऑक्सीजन वाली गैस निकल गई, NO2 CO2। अगर सल्फेट होता तो सल्फेट में क्या होता, 4 ऑक्सीजन थी, तो एक ऑक्सीजन मेटल लेकर जाएगा और बाकी ऑक्सीजन यानी कि 3 ऑक्सीजन वाली गैस निकलेगी, यानी कि SO3। नहीं, सेकंड एप्लीकेशन नहीं है जतिन देव, अभी अभी पॉली एटॉमिक ही चल रहा है। पॉली एटॉमिक खत्म होगा, फिर मोनोएटॉमिक की थर्मल स्टेबिलिटी चालू होगी, फिर थर्मल स्टेबिलिटी खत्म होगा। ठीक है, फिर सेकंड एप्लीकेशन आएगा। अभी फर्स्ट ही चल रहा है, अपन उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी के अंदर ही, क्योंकि अपन ने पढ़ लिया ना हीटिंग, ये चीज पढ़ रहे हैं, तो इसका भी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेरी तरफ देखो, थर्मल थर्मल बोलो या हीटिंग बोलो, एक ही बात है। मेरा की पॉइंट समझो, कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन थी, एक ऑक्सीजन मेटल को दी तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। सल्फेट में कितनी थी, 4, 4 में से एक मेटल के पास गया मेटल ऑक्साइड और 3 वाली निकल गई तो SO3। अगला सोचो, नाइट्रेट NO3, तो एक मेटल ऑक्साइड और बाकी NO2। समझ रहे हो। तो अब आप मुझे खट 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 बताते जाओ आंसर्स। तो फटाफट से बोलना हीटिंग इफेक्ट। जैसे CaCO3 आ गया, PbCO3 आ गया, ZnCO3 आ गया। चलो बताओ हीटिंग इफेक्ट इनके क्या होने चाहिए। कोई भी कार्बोनेट आ जाए तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, CaO प्लस CO2, ये PbO प्लस CO2, ये ZnO प्लस CO2। हाँ या ना। बोलो, बोल भाई। क्लियर दोस्तों, सारे हीटिंग इफेक्ट समझ में आ रहे हैं। अब सब हीट करने पर इसी में जाएंगे, बट एक नोट आएगा अब, नोट। कार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम डू नॉट decompose on heating because they melt on high temperature। बोलो, बिकॉज दे मेल्ट ऑन हाई टेम्परेचर। इस साइन का मतलब हीटिंग इफेक्ट होता है, ये जो ऊपर डेल बनाते हैं ना ये। ठीक है भूमि, बेटा भूमि, डेल का मतलब हीटिंग, और ये मैंने सिर्फ ये बन गया। ठीक है, अब सवाल क्या आ रहा है, सवाल क्या आ रहा है बताओ। यार ये कार्बोनेट सॉल्ट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग बिकॉज दे मेल्ट ऑन हाई टेम्परेचर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेल्ट हो रहे हैं। क्या बोला जल्दी बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये मेल्ट हो रहे हैं, बताओ सोचो। ये टूट क्यों नहीं रहे।
बेटा एक ही बात है चिराज, थर्मल स्टेबिलिटी बोलो या हीटिंग इफेक्ट बोलो, एक ही बात है ना जी। हाँ, थर्मल हीटिंग इफेक्ट मतलब टूट के प्रोडक्ट क्या बन रहा है, और थर्मल स्टेबिलिटी में कंपेरिजन था कि कौन ज़्यादा स्टेबल या कौन नहीं है। ठीक है, हाई रिएक्ट नहीं होते। अब देखो ऐसे समझो आप, सोडियम पोटेशियम रुडियम मतलब नीचे आने पर पोलराइजिंग पावर जो है, क्या बोला बताओ, नीचे आने पर पोलराइजिंग पावर जो है वो कम हो रही है। नीचे आने पर क्या हो रहा है बताओ, पोलराइजिंग पावर जो है वो कम हो रही है। पोलराइजिंग पावर कम हो रही है तो दिमाग की बत्ती जली, कोवलेंट नहीं होगा, वो आयनिक होगा। और आप अभी अगले साल पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में। ये जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ये एक लैटिस ऐसा होता है, आयनिक लैटिस। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? ये एक आयनिक लैटिस है। क्लियर? दोबारा बना देता हूँ। आयनिक लैटिस कैसा होता है, इस तरह का, यानी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो किस तरह का स्ट्रक्चर रखते हैं, इस तरह का। इसमें वॉइड्स होती हैं, इनमें रह बैठा होता है कैटायन एनायन। दिमाग की बत्ती जलाना। हाँ, ये कैटायन और ये एनायन है, ये ऐसे होते हैं जो आयनिक होते हैं। अब आयनिक में कोई बॉन्ड नहीं होता, वो तो अट्रैक्शन होता है। दोबारा बोलो, जो आयनिक कंपाउंड है उन आयनिक के अंदर बॉन्ड नहीं होता है, उसमें तो अट्रैक्शन होता है। अब जब आप हीट दोगे तो हीट देने पर क्या होगा, जब आप हीट दोगे तो हीट देने पर क्या होगा, ये अट्रैक्शन वीक होगा। अगर सॉलिड का अट्रैक्शन वीक हो जाता है तो वो सॉलिड क्या होने लग जाएगा, मेल्ट। दोबारा बोलो, वो सॉलिड क्या होने लग जाएगा, मेल्ट। बोलो, वो सॉलिड क्या होने लग जाएगा, मेल्ट। दोबारा बोलो, वो सॉलिड क्या होने लग जाएगा, मेल्ट। ठीक है, ये फिगर आपको नहीं बनाना है, ये अगले साल सॉलिड स्टेट के अंदर आएगा, वहां से एक्सप्लेन होगा। मैं तो आपको इसलिए रटना नहीं पड़े, इसका लॉजिक दे रहा था यार बस, और गलती हो गई अगर ये बना दिया तो। अब ऐसे मत किया करो बस। अब फील आ गई इसकी कि ये क्यों मेल्ट होंगे हीट करने पर, क्योंकि इनकी पोलराइजिंग पावर कम होगी। पोलराइजिंग पावर अगर कम होगी तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, इस तरह का आयनिक लैटिस रखेंगे। अगर ये आयनिक लैटिस रखेंगे तो इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा, अट्रैक्शन होगा। तो जब आप हीट दोगे तो अट्रैक्शन कम होने लगेगा। सॉलिड का अट्रैक्शन अगर कम हो जाता है तो मेल्ट हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यार, अब ऐसे दिल मत तोड़ा करो फिर, ये सीकर कैसे बनाया। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सल्फेट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ सल्फेट। क्या होगा आप ही बता दो। मेटल सल्फेट को हीट करेंगे तो वही मेटल ऑक्साइड प्लस SO3। और SO3 को अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट करते हैं ज़्यादा पे तो ये SO3 भी टूट जाएगा। ठीक है, अब आप खुद बताओ, मुझे नहीं पता, इनका हीटिंग इफेक्ट आपको बताना है।
CuSO4 PbSO4 ZnSO4। बताओ। CuO प्लस SO3 बन जाएगा, वेरी गुड। ये PbO प्लस SO3 बन जाएगा, ZnO प्लस SO3। कोई डाउट किसी को, समझ में आ रहा है? VJ सर आप सबसे अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है, थैंक यू बेटा। अगला। अरे यार, हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट। आप बताओ, मेटल नाइट्रेट को हीट कर दो। क्या बनेगा? मेटल नाइट्रेट को हीट कर देंगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस NO2। क्या बनेगा बताओ? मेटल ऑक्साइड प्लस NO2। और जब बैलेंस करेंगे तो हाफ O2 भी आएगा इसमें, ठीक है। जैसे आप प्रोडक्ट बताओ इनके, LiNO3, बेरिलियम नाइट्रेट और कॉपर नाइट्रेट। Li2O आएगा क्योंकि लिथियम पर +1 चार्ज है ना सोनेश। ये बात तो सारे बच्चे जानते हैं, कौन सी वाली बात? हम्म देखो, लिथियम पर +1 चार्ज है तो Li2O आएगा। NO2 प्लस हाफ O2। वही बेरियम पर ही आएगा, हाफ O2। और यहाँ पर भी कॉपर पर आएगा और हाफ O2। बैलेंस कर लेंगे तो आ जाएगा, कॉपर एक ही है, नाइट्रेट दो हैं, तो यहाँ 2NO2 आ जाएगा, 4 5 और एक 6 हो गए ना। यहाँ एक ही रहेगा, यहाँ ये 2 हो जाएगा। ठीक है। अब मज़ेदार बात पता है क्या होती है? एक सीरीज होती है जो हम अगले साल पढ़ेंगे ऐसे। ये सीरीज अगर हम देखें, अरे भाई सीरी अरे सीरीज बोला है, सीरी नहीं बोला। तुम चुप रहो, काहे हमें डिस्टर्ब कर रही हो क्लास में बे? अरे हम सीरीज बोले थे, सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नॉट ए सीरीज। डोंट डिस्टर्ब, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग अस? सीरी, प्लीज गो। सीरी, डोंट डिस्टर्ब मी। सीरी, अरे को अब गई है भाई, पागल हो गई बस सीरी। हम यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख रहे हैं, वो अपना नाम समझ रही सीरी। बताइए, गजब बेइज्जती है भाई। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी, और ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसमें ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीजन एफिनिटी घटती है। ऑक्सीजन एफिनिटी, ऑक्सीजन एफिनिटी घटती है तो ये जो मरकरी है Ag है, ठीक है, दीज आर नेटी मेटल्स। प्लेटिनम है ना,
नेटिव का मतलब होता है लेस रिएक्टिव मेटल्स। लेस रिएक्टिव मतलब ऑक्सीजन से। तो प्लेटिनम है, मरकरी है और Hg है। दीज आर नेटिव मेटल्स, सो देयर मेटल ऑक्साइड्स are less stable. Their metal oxides are less stable. So, their metal oxides are less stable. So, further decompose in metal and oxygen. Further decompose, बोलो, further decompose into metal and oxygen, मतलब समझे आप? मतलब ये है कि अगर आपके पास हीटिंग में AgNO3 आ जाता और आप हीट करते तो Ag प्लस NO2 प्लस हाफ O2 आपको डायरेक्ट मेटल में तोड़ना था। अगर आप मरकरी का नाइट्रेट लेते तो आप मरकरी प्लस NO2 प्लस हाफ O2 डायरेक्ट टूटना था। हाँ, ये सीरीज नोट डाउन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, एक ही बात। ये समझ में आया? मतलब मैं ये समझाना चाह रहा था कि इनको जब हीट कर रहे हैं हम, दोबारा बोलो, इनको जब हीट कर रहे हैं, बोलो, तो डायरेक्ट मेटल क्यों बन रहे हैं ये, जबकि आपने यहाँ पे तो ऑक्साइड बनाए हैं। तो उसका लॉजिक ये दिया भाई कि इस सीरीज में ये तीनों बहुत नीचे हैं, इसलिए ये नेटिव मेटल्स हैं। ये लेस ऑक्सीजन एफिनिटी रखते हैं, तो इनका अगर ऑक्साइड भी बना तो वो फर्दर टूट जाता है आगे और डायरेक्ट मेटल में टूट के आ जाता है। ठीक है, नोट करो इसको। सब में होगा, सब में होगा भावेश। हो गया? आपके जैसा आईओसी पढ़ाने वाला टीचर नहीं मिला अभी तक। जी हाँ, ये रिएक्टिव सीरीज है राजकुमार जी, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। मेरा भैया आपका टेडेक्स सुन रहा है, ओ माय गॉड, थैंक यू भाई। अपने जितने भी फैमिली में हैं सबको सुनाना, ये व्यूज और बढ़ जाएंगे। एक एक तो आप पढ़ोगे, आपके पापा मम्मी जितने भी हैं सबको। ओ माय गॉड, 1K व्यूज! चंदन भैया 1K बोल रहा है, नॉट पॉसिबल। मजाक उड़ा रहे हो हमारा? अगर कोई ऑर्बिटल डायरेक्शनल है तो उससे क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बेटा। हाँ, ये मेटलर्जी में आएगी। हम्म। आप पहले अपने सारे ग्रुप्स में डालो इसको पहले फटाफट, चलो। क्लियर? पीबी के नीचे H2 चलिए अगला पेज लिखो और इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं।
सर स्टेटस लगा दिया आपके वीडियो का, अरे वाह, थैंक यू। चलिए, अब बताओ इसका सवाल का आंसर। वेरी गुड, आंसर एक ही आएगा, सी। क्योंकि आपको पता है कि मेटल और ऑक्सीजन यही मिलेगा डायरेक्ट। तो अब इस तरह के सवाल आएंगे तो आई होप आप गलत कर देंगे या सही करेंगे, बताओ। हम्म। अरे ये सवाल आप सही करेंगे गलत करेंगे? चलो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। और मचा देना हल्ला हर एक गली मोहल्ला, मेरे सीईओ मेरे करोड़पति। ठीक है, बाकी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, बाय।